हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, मैंने मध्य प्रदेश के इतिहास के 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं और आज ये तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है इसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहे। लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत गुप्त काल तक डिस्कस कर चुके थे और आज हम उसके आगे के राजवंशों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं वाकाटक वंश की। गुप्त काल जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता है प्राचीन भारत का, जिसे भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके काफ़ी महान राजा हुए, बहुत प्रसिद्ध शासक हुए, जिन्होंने काफ़ी बड़े क्षेत्रों पर अधिकार किया था। अब गुप्त काल के जो शक्तिशाली शासक हुए उनमें से भानुगुप्त, स्कंदगुप्त और उनके बाद के शासक हुए वो उतने शक्तिशाली नहीं रहे। इस कारण से गुप्तों का पतन होने लगता है और जो उनके उस समय जो क्षेत्रीय शासन जो है वो प्रारंभ हो जाता है, क्षेत्रीय शक्तियों का उत्कर्ष प्रारंभ हो जाता है, जिनमें कुछ प्रमुख राजवंश उभर कर आते हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख राजवंश है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश जो है इसकी स्थापना विंध्य शक्ति नामक एक ब्राह्मण के द्वारा की जाती है और इस वंश के बारे में हमें जानकारी नचना कुठार अभिलेख जो कि सतना जिले में है उससे प्राप्त होती है। इसके अलावा गज अभिलेख पन्ना से भी इस बारे में जानकारी मिलती है। तो आप ये ज़रूर याद रखें, इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और नचना कुठार जो अभिलेख है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2 फैक्ट्स आप ज़रूर याद रखें। अब हम बात करते हैं ओलिकर वंश की। ओलिकर वंश भी एक क्षेत्रीय वंश हुआ करता है, जिसका साम्राज्य उस समय 350 एडी से 550 एडी में होता है। इसके प्रारंभ में कुछ शासक हुए। प्रारंभिक शासकों जिनमें कुछ प्रमुख हैं धर्मावर्धन, जयवर्धन, अजितवर्धन, विभीषणवर्धन, राज्यवर्धन और प्रकाश धर्मन, जिनमें प्रकाश धर्मन महत्वपूर्ण शासक होगा। और इन शासकों के बारे में जानकारी हमें मिलती है रिस्थल अभिलेख जो कि गाजियाबाद में है, 1983 का है और 1983 में से खोजा गया है और रिस्थल अभिलेख से हमें इन बारे में जानकारी मिलती है। प्रकाश धर्मन और उसके पुत्र जो है यशोधर्मन, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस वंश के शासकों का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था वह मालवा था, पश्चिमी मालवा। और इस वंश के शासक जो थे गुप्त वंश के सामंत हुआ करते थे जब ये गुप्त काल चल रहा था। गुप्त काल के पतन के बाद ये इन्होंने गुप्तों के बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। प्रकाश धर्मन एक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसने हूणों का जब उस समय आक्रमण चल रहा था और हूणों के कुछ प्रमुख आक्रमणकारियों में मिहिरकुल देखा था हमने, तोरमाण देखा था। तो तोरमाण जो हुआ उसका इन्होंने उसे हराया। किसने हराया? प्रकाश धर्मन ने। और उनके जो पुत्र हुए प्रकाश धर्मन के, यशोधर्मन, उन्होंने मिहिरकुल जो कि तोरमाण आक्रमणकारी का पुत्र था उसे हराया। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हूणों का आक्रमण उस समय एक महत्वपूर्ण घटना थी। हूणों का आक्रमण, हूणों एक बर्बर जनजाति थी जो कि मध्य एशिया की असभ्य एक जनजाति थी, जिसने न केवल भारत में बल्कि भारत के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जैसे यूरोप हो गया, यूरोप, चीन इत्यादि पर आक्रमण किया और काफ़ी भयभीत भी किया वहाँ के निवासियों को। चीन ने तो उनके आक्रमण से इतना भयभीत हुआ कि उसने कई शताब्दियों तक दीवार का निर्माण करवाया 600 ईस्वी के आसपास, जिसमें चीन की दीवार आज भी प्रसिद्ध है, जो कि 7 अजूबों में शामिल की गई है। तो यही हूणों के आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब यशोधर्मन की बात करते हैं। इसका जो समय 528 ईस्वी से 543 ईस्वी का रखा गया है। यशोधर्मन मीरकुल को हराता है, जो कि हूण आक्रमणकारियों में से एक प्रमुख आक्रमणकारी होता है। एक बोलना चाहिए बर्बर आक्रमणकारी होता है, दुर्दांत होता है। और
यशोधर्मन के सफलतापूर्वक मीर कुल को हराने के बारे में जो जानकारी मिलती है वह मंदसौर अभिलेख से मिलती है। मंदसौर शिलालेख, जिसमें 2 स्तंभ लेख व 1 शिलालेख प्राप्त हुए हैं और इसमें उस डेट का वर्णन किया गया जिसमें 589 ईस्वी इस प्रकार की डेट का वर्णन किया गया है। इसके अलावा मंदसौर अभिलेख में इसके विजय अभियानों का भी वर्णन किया गया है और अन्य जो महत्वपूर्ण कार्यों का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार मिहिर कुल को हरा करके यशोधर्मन जो है काफ़ी एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करता है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये विजय स्तंभ है मंदसौर अभिलेख का। जब मिहिर कुल को हराया था यशोधर्मन ने, उसके उपरांत इन्हें विजय स्तंभ का निर्माण करवाया मंदसौर में। मंदसौर की एक जगह है सौंधनी नाम की जगह में यह विजय स्तंभ बनाया गया है। इस स्तंभ में आप देख सकते हैं कि इसमें इसके विजय अभियानों का वर्णन किया गया है और अन्य कार्यों का। इस प्रकार यशोधर्मन के विषय में हमें जानकारी मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर का पुराना नाम दसपुर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और जो कि मंदोदरी रावण की पत्नी का मायका माना जाता है। मंदोदरी के नाम पर ही मंदसौर का नाम मंदसौर रखा गया है। यशोधर्मन ने जब विजय अभियान किए उसके बाद उन्होंने कुछ उपाधि ली जिनमें राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि शामिल है। यशोधर्मन के साम्राज्य की बात की जाए तो यशोधर्मन ने पूर्व में लोहित, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो की सीमा है, लोहित नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ तक इसका साम्राज्य था। इस बारे में जानकारी मिलती है इन्हीं अभिलेखों से। अब हम बात करते हैं परिवाज्रक वंश। ये सभी जो वंश है ये गुप्त काल के पतन के बाद जो वंश उत्पन्न होते हैं, जिनका उत्कर्ष होता है, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। परिवाज्रक वंश में हमें इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए, कि इनका साम्राज्य जो है बुंदेलखंड के आसपास था और इनमें 2 प्रमुख शासक हुए, हस्तिन और संशुभ। तो बुंदेलखंड को आप जरूर याद रखें, इनका साम्राज्य बुंदेलखंड के आसपास का था। अब हम आगे चलते हैं पुष्यभूति वंश, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वंश है, भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण वंश है और इसके अलावा मध्य प्रदेश का भी, क्योंकि इसके जो शासक हुए उनमें से जो हर्षवर्धन हुआ, हर्षवर्धन के समय मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र था, लगभग पूरा मध्य प्रदेश इन्हीं के जो है साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो वर्धन वंश की स्थापना नरवर्धन के द्वारा की गई, जो कि गुप्तों के एक सामंत हुआ करते थे, और इन्होंने अपने आप को गुप्तों के अधीनता से मुक्त करके स्वतंत्र शासन स्थापित किया इन्होंने, और अपनी राजधानी बनाया थानेश्वर को, जो कि कन्नौज में है और हरियाणा के आसपास अंबाला जिले के आसपास का क्षेत्र है। इनमें प्रमुख शासक होते हैं प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्रियां हुआ करती है। पुत्र के नाम है राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और पुत्री एक जिनका नाम है राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन नरवर्धन के बाद कुछ समय तक शासन करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में, और 605 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी संभालते हैं, जो कि उनके बड़े पुत्र होते हैं। राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश, कन्नौज के शासक मौखरी वंश के कन्नौज शासक ग्रहवर्मन से होता है, और जब राज्यवर्धन गद्दी पर बैठते हैं उससे कुछ वर्ष बाद राज्यश्री के जो पति हैं ग्रहवर्मन, उनकी हत्या कर दी जाती है षड्यंत्र के द्वारा, जो कि गौड़ अर्थात बंगाल के आसपास का जो गौड़ क्षेत्र था, वहाँ की नरेश शशांक और मालवा के देवभूति नामक 2 शासकों ने षड्यंत्र करके उनकी हत्या कर दी ग्रहवर्मन की। उनकी इस हत्या का बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए राज्यवर्धन जाते हैं और कन्नौज जाते हैं, और वहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाती है पुनः शशांक के द्वारा। इस प्रकार राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन, जो कि 606 ईस्वी में राजगद्दी संभालते हैं, जो कि मात्र 16 वर्ष के होते हैं उस समय। राजगद्दी संभालने के बाद वे अपनी बहन
बहन के पति की हत्या का बदला लेने और अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए कन्नौज जाते हैं। कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और शशांक को पराजित करके खदेड़ देते हैं और उसे अपने क्षेत्र भगा देते हैं। उसके बाद अपनी बहन को छुड़ा कर ले आते हैं, अपने राज्य में ले आते हैं और कन्नौज पर अधिकार भी कर लेते हैं। और बाद में वो अन्य साम्राज्य विस्तार करने की योजना बनाते हैं। इस प्रकार उन्होंने काफ़ी बड़े क्षेत्र में अधिकार किया हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं, क्योंकि इनके बाद के जो शासक हुए उन्होंने इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया और इतने महान शासक नहीं हुए। हर्ष के दरबार में एक कवि हुआ करते थे बाणभट्ट, जिनकी रचना है कादम्बरी या हर्ष, और इसके अलावा हर्षचरित भी इन्होंने लिखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर्ष की उपाधि परम भट्टारक की उपाधि से अपने आप को विभूषित करते हैं। इनका अन्य नाम शिलादित्य भी है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर्ष न केवल एक महान योद्धा होते हैं बल्कि एक महान विद्वान भी होते हैं और इनके दरबार में विद्वानों का काफ़ी आदर किया जाता है और विद्वानों को संरक्षण प्राप्त होता है। और इनकी कुछ खुद की रचनाएं हैं, जिनमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका शामिल है। हर्ष के शासन की एक महत्वपूर्ण घटना भी होती है। इनके शासन में एक चीनी यात्री आता है हेनसांग। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि हेनसांग किसके शासन काल में आया, तो इसका उत्तर हो जाता है हर्षवर्धन। और हेनसांग के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है शिव की। तो ये भी आप याद रखें दोस्तों। हेनसांग एक चीनी दार्शनिक होता है जो कि बौद्ध दर्शन की शिक्षा लेने के लिए आता है भारत। उस समय काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय होते हैं नालंदा, वहाँ पर ही शिक्षा लेने आता है। कुछ वर्ष से हर्ष के दरबार में रहता है, हर्ष के साथ रहता है और इस प्रकार उन्हें हर्ष के शासनकाल को बहुत करीब से देखा। और हर्ष के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है 630 ईस्वी में, जब हर्ष दक्षिण के विजय अभियान के लिए निकलते हैं। तो उस समय नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच भीषण युद्ध होता है और अंत में पुलकेशिन द्वितीय युद्ध को जीत जाते हैं और जीतने के बाद वातापी कोंडा की उपाधि उन्होंने धारण किया। ये भी पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। और इस प्रकार हर्ष का जो दक्षिण विजय का अभियान है वह रुक जाता है हारने के बाद पुलकेशिन द्वितीय से। और हर्ष के साम्राज्य की बात की जाए तो इन्होंने एक लगभग पूरे उत्तर भारत पर अधिकार किया था उस समय, जो कि काफ़ी विशाल था। पंजाब को छोड़कर के उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार किया। हर्ष प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे, यह भी इनका भी वर्णन मिलता है। 647 ईस्वी में उन्होंने प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन भी किया और उसके बाद में प्रत्येक वर्ष उन्हें धार्मिक सभा का आयोजन करते थे और 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो जाती है। और इन धार्मिक सभाओं जो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है उसके बाद से ही जो धार्मिक मेला है, सबसे बड़ा कुंभ का मेला है, उसी का एक आधार माना जा सकता है। वो धार्मिक सभाओं के बाद ही जो है वो कुंभ के मेले में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार हर्ष एक काफ़ी अच्छे राजा हुए प्राचीन भारत के। अब हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों मैप में हर्ष के साम्राज्य का मैप दिखाया गया है भारत के मैप में। इस प्रकार उन्होंने पूरे उत्तर भारत में शासन किया। इस प्रकार वर्धन वंश के बाद अब बारी आती है शैल वंश की। शैल वंश का वर्णन मध्य भारत में मिलता है और इस वंश के वर्णन के बारे में जानकारी हमें राघोली अभिलेख जो कि बालाघाट से प्राप्त होती है। बालाघाट के ताम्रपत्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश के एक राजा हुए पृथुवर्धन के राजा के द्वारा गुर्जर देश की विजय का वर्णन मिलता है। एक इतिहासकार है डॉक्टर मजुमदार, उनके अनुसार पृथुवर्धन जो है गुर्जर प्रतिवार वंश, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, उनके जो संस्थापक हुए नागभट्ट प्रथम, उसके समकालीन माने जाते हैं पृथुवर्धन, इतिहासकार डॉक्टर मजुमदार के अनुसार। इस प्रकार हमने आज ये प्रमुख वंशों के बारे में डिस्कशन किया। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए आगे की वीडियोस के लिए।
आगे की वीडियो